विशाल, बेटा पापा बोल रहा हूं। हाँ, वो मेहरा अंकल के फोन से। क्या हुआ, काट दिया ना? बिजी था। तुम क्या जानो बिजी रहना क्या होता है। दिन भर काम लगा रहता है। ये लो अपना फोन। तुम्हारे बेटे की तरह निकम्मा नहीं है मेरा बेटा। अब जाओ दौड़ना शुरू करो। मुंह क्या देख रहे हो? मंदार, तू जल्दी से बाजार जा और दही लेकर आ। विशाल को छोली पूरी के साथ साथ बूंदी का रायता बहुत पसंद है। जल्दी जा। आओ पण सर, एक दफा फोन करके पूछ लो ना। नहीं मतलब विशाल भैया और भाभी आने वाले भी है कि नहीं चिंटू बाबा के साथ। वो क्या है ना कि मेरे को आज खाना पड़ता है। लास्ट टाइम भी 3 दिन मैंने ही खाया था सब खाना। चुप कर। विशाल ने मुझसे वादा किया है कि वो बहू और चिंटू को लेकर संडे को जरूर आएगा। और पता है, आज संडे है, वैसे भी हमें डिनर की तैयारी भी करनी है। तू जल्दी से दही लेकर आ वरना नौकरी से निकाल दूंगा। ये छोड़, जा। नहीं आएंगे। इस मंदार की आदत है आग लगाने की। जलता है वो विशाल से। अरे उसने मुझसे वादा किया है कि वो संडे को आएगा। तुम देख लेना, वो जरूर आएगा। तिनका तिनका जोड़ परिंदा आशियां बनाता है। तिनका तिनका चोंच में डाल बच्चों को पालता है। और फिर एक दिन वो बड़े हो जाते हैं और उड़ जाते हैं, मुड़कर भी नहीं देखते। सेना से रिटायर्ड कैप्टन श्रीकांत सिंह मुंबई स्थित अपने आशियाने में अपने बेटे और उसकी फैमिली की पल पल राह देख रहे थे। मेज पर डिनर भी सज चुका था। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। ज्यादा नहीं, लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर नवी मुंबई से उनका बेटा अब तक पहुंचा नहीं था और तुरक मिजाज फौजी बाप विचलित हो रहा था। विशाल, कहां हो बेटा तुम लोग? 11 बज चुके हैं। मैंने अपने हाथों से खाना बनाया बेटा तुम लोगों के लिए। तुम्हारे लिए खीर बनाई है और चिंटू के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ। ड्राई फ्रूट सब कुछ सब लेकर आया हूँ बेटा। डैड सॉरी, आज कुछ काम में फंस गया हूँ, नहीं आ पाऊंगा। बेटा संडे को भी काम? अरे 1-1.5 घंटा तो लगता है वाशी से यहाँ आने में। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता विशाल। डैड प्लीज, रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। विशाल फोन मत काटना। विशाल, काट दिया। बाप से भी बात करने का टाइम नहीं है इसके पास। काम काम बस काम। पाल पोस के बड़ा किया है मैंने। मंदार, बिस्किट लेकर आओ। मंदार, कहां मर गए? सर जाकर बिस्किट लेकर आ। वो जाने दो ना सर, आप तो खाना खा लो ना। अब तुझसे जितना खाए उतना ही करा कर। जा बिस्किट लेकर आ, जा फौरन। अपने हाथों से खाना बनाया मैंने, क्या फायदा हुआ? वो विस्की खत्म हो गया है सर। जब खत्म हो जाती विस्की तो लेकर आना चाहिए ना। इडियट, ये लो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फास्ट। बाप के लिए भी टाइम नहीं है, संडे को भी काम। इतने दिन हो गए अपने पोते का चेहरा देखने के लिए तरस गया मैं।
बघतोय? अरे बाबा, मुझे दूसरे यहाँ भी काम पर जाना है। अरे काय रे बाबा, तू पण कभी से बेल बजा रही मैं। अरे आखीच नाही खोली ना मेरी, वो ना रात को थोड़ी जास्त झाली होती मला। साहब ने कान पकड़ के उठाया नहीं लगता आज तुझे? सर पण सोयले अभी तलक। तू तेरा पटपट काम कर ले, हाँ? पण ऐक ना, सर को बोलना नहीं है कि मैं अब भी उठा, नहीं तो कान पकड़ के परेड करा देंगे ना मेरे को। अच्छा, नहीं बोलते। सर, 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 अभी तक नहीं आया है मॉर्निंग वॉक से। अच्छा ही हुआ जो अभी तक नहीं आए, नहीं तो बोम्बा बोम करते थे मेरे नाम से। अगे भारती, अब तू फटाफट साफ सफाई कर ले, हाँ? मैं सर को नीचे देख के आता हूँ। बरं बरं, ठीक है। सर को देखा क्या तूने? हाँ देखा ना, रात में देखा 3:30 बजे। 3:30 वाजता? पण तेरे को कैसे मालूम? हाँ? तू तो अब बीच आया होगा ना, दिन का ड्यूटी होता है ना तेरा। मेरा डबल ड्यूटी है आज, और रात वाले ने छुट्टी लिया ना। हाँ। रात में मेरा जैसे ही आंख लगा ना, गाड़ी का आवाज सुना मैं। अरे कैप्टन साहब, सलाम साहब। इसलिए तेरा ऐसा हालत हो गया है। कर उसको अंदर कर, सर आएंगे तो परेड करा देंगे ना तेरे को भी। जा जा जा, अपना काम कर। किधर गए होंगे सर? वो भी बिना बोले सर को फोन करना मत था। स्विच ऑफ आ रहा, किधर गए होंगे सर? क्या हुआ? अब कप्तान सर को देखा क्या आपने? नहीं। अंकल, ओ अंकल। अरे मंदार, कैप्टन कहाँ है? अरे वही तो पूछने को आया ना मैं आपको। तू मेरे को पूछते हैं? अरे कैप्टन तो आज आए नहीं, और मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ। क्या बात है? कल रात से गायब है ना वो। रात से गायब है? अरे नहीं नहीं, कहीं भी वो जाते हैं ना तो मुझे बोल के जाते हैं। तू फिक्र मत कर, घर जा। बेटा बाहर जाके पढ़ाई करो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, कितना अच्छा बच्चा है। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, क्या बब्बन, कितनी बार समझा करके भेजा था तुझे, फिर भी गलती। क्या करूं मैं तेरे साथ, मुझे तो समझ नहीं आता। अब तो मुझे पैसों के लिए फोन मत करना, समझा? हेलो भैया, कब से फोन कर रहा मैं आपको, आपका फोन ही नहीं लग रहा। हाँ, वो मैं किसी से बात कर रहा था। बोल क्या हुआ? आपके पापा नहीं मिल रहे। पापा नहीं मिल रहे? पापा कोई छोटे बच्चे हैं जो गुम हो जाएंगे? अब तुझे पता है ना पापा के मूड के बारे में, कितने घुमक्कड़ टाइप के हैं। चले गए हों किसी दोस्त से मिलने के लिए। तू एक काम कर, बुआ को फोन करके पूछ ले, पुणे ना गए उनसे मिलने के लिए। और मैं तुझे शाम को फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ, बिजी हूँ थोड़ा भी। भैया हेलो, कैसी औलाद है, बाप की चिंता ही नहीं है। तूने सब जगह पूछा ना? सबको पूछा मैंने, सब जगह देख के भी आया। कल रात से ही नहीं है, मेरे को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा क्या करूं अभी। मैं फोन करके देखती हूँ, अगर रात तक घर नहीं आए तो बता देना, मैं कल सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगी। आज की तेज भागती जिंदगी में रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी कि रिश्तों के प्रति बेपरवाही आम सी बात है। कैप्टन को लापता हुए कुछ घंटे हो चुके थे। बेटे को फुर्सत नहीं थी, नौकर को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो शहर के लगभग सभी जानकार लोगों को फोन मिला चुका था। हर जानकार गली मोहल्ले में कैप्टन को तलाश चुका था,
पर यूं अचानक कैप्टन कहां चले गए थे? नौकर की सूचना पर कैप्टन की बहन उषा चौहान पुणे से मुंबई आ पहुंची और आते ही उन्होंने गोरेगांव पुलिस स्टेशन का रुख किया। कल रात से गायब है भैया। मंदार ने फोन करके बताया मुझे। बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए भागे भागे आ गई हूँ मैं पूना से। एक तो वैसे ही गुस्सा उनके नाक में बैठा रहता है। डर लग रहा है कि गुस्से में कहीं घर से चले ना गए हो। तुझे कैसे पता चला सिंह साहब गायब हैं? वो वॉचमैन मेरे को बोल रहा था, मतलब वो मेरे को बोला कि कल रात को 3:30 बजे सर अपने गाड़ी में किधर तो भी निकल गए। तब तो क्या कर रहा था? मैं तो सो रहा था ना साहब। सर रात को चले गए और तुझे कुछ पता नहीं चला, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब सर ने दिन भर कुछ तो तैयारी की होगी और रात को जाते वक्त जब दरवाजा खोला होगा तुझे कुछ तो सुनाई दिया होगा। वो संडे था ना सर, तो मैं थोड़ी सी थोड़ी ज्यादा ही छो गई थी। कप्तान सर ने तो खाना भी नहीं खाया था। उनका बेटा आने वाला था ना घर पे अपने फैमिली के साथ में, मगर आए ही नहीं वो। कप्तान सर बहुत गुस्से में थे, इसके लिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। सोचा बाप बेटे का झगड़ा है, मैं गाय को बीच में पड़ूं। और वैसे भी हमारे कप्तान सर ले डेंजर है, गुस्से में आके गोली वोली मार देंगे तो क्या भरोसा। उनका बेटा कहाँ रहता है? वाशी, नवी मुंबईला। उनके बेटे को पता नहीं कि सिंह साहब गायब हैं? नहीं नहीं मालूम है ना, मैंने तो फोन करके बोला था उनको। तो फिर वो आया क्यों नहीं? उसे उनकी कोई फिक्र नहीं है। उसने तो मंदार से ये भी कह दिया कि गए होंगे कहीं घूमने। विशाल की शादी हुई है तब से विशाल भाई के साथ नहीं रहता। उसकी पत्नी को और उसको भाई के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, शायद इसीलिए थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। एक ही तो बेटा है उनका, लेकिन न ठीक से बात करता है न उनका ख्याल रखता है। उनके बेटे विशाल सिंह को कैसे पता कि सिंह साहब घूमने गए? उसका ऐसा है ना साहब के हमारे सर को आदत है, वो जाते ऐसे बीच बीच में कभी 8-10 दिन घूमने के लिए। हाँ मगर जब भी जाने की मेरे को बोल के जाने की। ये तो फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि एक तो आधी रात गए और ऊपर से कुछ बोला भी नहीं, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही है सब। अब आप ही बताओ, ऐसे आधी रात को कोई जाता है क्या घूमने? कोई लेटर और मैसेज वगैरह छोड़ के गए? नहीं, कोई लेटर वगैरह तो नहीं। हाँ बस एक ट्रैवलिंग बैग नहीं है और थोड़ा बहुत कुछ कपड़ा भी नहीं है। सिंह साहब की एक फोटो दे दीजिए और कार डिटेल लिखवा दीजिए। बुआ, क्या जरूरत थी पुलिस कंप्लेंट लिखवाने की? और ये तो है ही गवार, और आप भी इसकी बातों में आ गई। पता है ना तुझे पापा के मूड के बारे में? चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए, आ जाएंगे वापस। याद है ना से 2 साल पहले क्या हुआ था? मनाली चले गए थे 10 दिन के लिए, और 10 दिन में सिर्फ उन्होंने एक ही कॉल किया था। आपकी बात बराबर है भैया, पर वो मेरे को बोल के जाते, फोन करते रहते, और उनका फोन भी बंद है ना। सिंपल सी बात है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा या फिर फोन की बैटरी चली गई होगी। पुलिस उनके बारे में इंक्वायरी करेगी और लोग उनके बारे में 10 तरह की बातें करेंगे, वो अलग बेवकूफ कहीं का। कैप्टन जरा सनकी हैं। अब अकेले आदमी का स्वभाव हो ही जाता है ऐसा, ऊपर से फौजी, काफी डिसिप्लिन्ड है। बिल्डिंग में कुछ भी गलत होता है ना तो पूरी बिल्डिंग हिल जाती है उनकी आवाज से। What is this nonsense? जिसने भी ये केले का छिलका फेंका है तुरंत आके उठा ले, वरना कैप्टन सिंह के गुस्से को अच्छी तरीके से जानते हो तुम लोग। कौन है? अंकल डोंट गेट एंग्री, मैं छिलके को डस्टबिन में फेंक देता हूँ। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है ना उतनी जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं। एक बात है, उनका बेटा उन्हें बहुत नेग्लेक्ट करता था। हो सकता है उसी बात से गुस्सा हो के वो कहीं चले गए हों। हाँ साहब, बहुत डर लगता था कैप्टन साहब से। वैसे मैंने जाते हुए देखा था कैप्टन साहब को। कितने बजे? साहब ये कोई 3:30 बजे। सलाम साहब। मगर सच बोलूं साहब, वो जब से यहाँ से गए हैं ना, बिल्डिंग में बहुत शांति है। छोटी छोटी बात पर चिक चिक किया करते थे। ये बटन क्यों खुला है? बंद करो इसे। जी 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 सर। तुम यहाँ सिक्योरिटी के लिए तैनात हो ना? एक भी सिलवट नहीं आती थी हमारी वर्दी पर। और जरा अपनी वर्दी की तरफ देखो, हम भी अपनी देश की सिक्योरिटी का काम करते थे। उसी तरीके से तुम भी इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए तैनात हो ना? जी 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 जी। वर्दी ऐसी होनी चाहिए कि अंदर आने वाला डर के तुमसे 2 कदम पीछे हट जाए। अंडरस्टैंड? जी। अब आप ही बताइए ना साहब, कहाँ देश का महान फौजी और कहाँ ये बिल्डिंग का मामूली सा वॉचमैन? जरूरत पड़ने पर बड़े साहब तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। शहर छोड़ के कहीं जाना मत। जी सर।
अंकल इज द बेस्ट। मुझे बहुत प्यार करते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरी भी सुनाते हैं। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद सेना, समझे? जी सर। अब ये बताओ कि उनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वेरी गुड, कीप इट अप। अब नेताजी की कहानी जो मैंने सुनाई और उनका ये नारा तुम सब हमेशा याद रखना। बच्चों से बहुत लगाव है उनको, बड़ों पर चाहे जितना भी गुस्सा करें, लेकिन बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलते हैं वो क्या है ना सर, पोते से तो मिल नहीं पाते, तो सोसाइटी के बच्चों के साथ ही खुश रहने लगे। अपने बेटे से बिल्कुल नहीं बनती है उनकी। देश की सरहद की सुरक्षा में अपना जीवन अर्पण करने वाले कैप्टन श्रीकांत सिंह की अपनी ही सोसाइटी में मुख्तलिफ छवि थी। कहीं एक खौफ पैदा कर देने वाले कड़क डिसिप्लिनेरियन की, तो कहीं प्रेरणा भरी कहानियां सुनाने वाले बुजुर्ग की। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के बीच में कैप्टन श्रीकांत की एक तस्वीर और भी थी, अपने ही परिवार, अपने ही बेटे से मायूस एक पिता की, अपने पोते से ना मिल सकने के गम में जीते एक दादा की। काफी दिन गुजर गए लेकिन कैप्टन की कोई खबर नहीं थी। घर से कैप्टन अपने होशो हवास अपनी मर्जी से निकले थे, लेकिन मंजिल और मकसद अब तक किसी को पता नहीं था। नौकर मंदार के हिसाब से कैप्टन साहब कभी भी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाते थे। उनका फोन बंद है, ऊपर से अब तक उन्होंने किसी को कांटेक्ट भी नहीं किया। सीनियर सिटीजन है, इस केस पे हमें कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा। उनकी कार के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन उनकी गाड़ी की डिटेल्स हमने सारे थानों में भेज दी है। और कॉल रिकॉर्ड? सर ये रहे। सर कैप्टन के मोबाइल की लास्ट लोकेशन उनका घर ही था, और 23 नवंबर की रात के बाद से वो मोबाइल अभी तक ऑन नहीं हुआ है। और सर उनके गायब होने के पिछले 24 घंटों में उनकी बात 2 लोगों से हुई थी, उनकी बहन से और उनके बेटे से। लास्ट कॉल बेटे को थी, और उसके पहले के भी कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए हैं सर, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिस पे डाउट हो। बेटे की कॉल रिकॉर्ड मंगाओ, पता करो 30 तारीख की रात वो कहाँ था। हम उसके घर जाकर पूछताछ करते हैं और साथ में नौकर मंदार को भी ले लेते हैं। पुराना नौकर है, बाप बेटे के रिश्ते को अच्छी तरह से समझता होगा। अच्छा एक बात बता, ये कैप्टन सिंह साहब और उनकी बहन के बीच में रिश्ता कैसा था? बेटे से जब भी गुस्सा होने के बहन के घर पेश तो जाते थे वो। और बेटे के साथ? बेटा तो फोन भी करके नहीं पूछने का उनको। हाँ, एक बार घर पे आया था, हम लोग को चिल्लम चिल्ली करके गया। वो बोल रहा था क्या जरूरत थी पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की। बुआ, क्या जरूरत थी पुलिस कंप्लेंट लिखवाने की? और ये तो है ही गवार, और आप भी इसकी बातों में आ गई। अच्छा एक बात बताइए, कैप्टन सिंह साहब और उनके बेटे के बीच में हाल फिलहाल में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? साल में 1-2 बार ही आने का उनका बेटा। हाँ, जब भी घर पे आने का झगड़ा ही करने का उनसे। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे पूछ लो, क्या डिसाइड किया आप? मैं चिंटू से मिलने के लिए तरस गया हूँ, और तुम हो कि पापा चिंटू से तो आप फिर भी मिल लेंगे, लेकिन इस फ्लैट को बेचने के बारे में आपने क्या सोचा है? एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ पापा। तुम्हें सिर्फ इस फ्लैट में इंटरेस्ट है, अपने बाप की कोई फिक्र नहीं है। मुझे लगा तुम इतने महीनों के बाद अपने पापा से मिलने आए हो, और तुम। पापा प्लीज स्टॉप बीइंग सो इमोशनल, प्रैक्टिकली सोचिए, इतना बड़ा टेरेस फ्लैट है और आप इस फ्लैट में अकेले रहते हैं। हम आपके लिए 1 BHK भी तो ले सकते हैं ना, और मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर रहने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। मैं ये फ्लैट अपनी जिंदगी रहते कभी नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस फ्लैट में मेरी और तुम्हारी माँ की यादें कैद है, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी चीजें। ठीक है, मत बेचिए, रहिए यहाँ पर बिल्कुल अकेले, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे, कभी भी नहीं। विशाल, बाप के लिए टाइम नहीं, और बाप के फ्लैट को बेचकर पैसे चाहिए। ऐसा लगता है आपसे ज्यादा फिक्र नौकर मंदार को है आपके पापा की। पापा ने बिगाड़ रखा था उसको, सर पे बिठा के रखा हुआ था। क्यों? आप तो उनके इकलौते बेटे हैं, आपको सर पे नहीं चढ़ा है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि आपके और आपके पापा के बीच गोरेगांव वाले फ्लैट को लेकर झगड़े नहीं हुए थे? तो मंदार ने चुगली की है आपको। बात सच है कि नहीं? बाप बेटे के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के बहस नहीं हो सकती क्या? बाप बेटे के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहस ही नहीं, और भी बहुत कुछ हो जाता है। What do you mean? आप डाउट कर रहे हैं मुझ पे? आपको विश्वास नहीं है ना कि पापा सेफ है और घूमने गए हैं? Wait a minute, I'll show you. ये SMS देखिए। अगर पापा को मुझ पे विश्वास नहीं होता तो उनका अकाउंट नंबर मेरे मोबाइल के साथ लिंक्ड अप नहीं होता। उनके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होती है पहला SMS मुझे आता है। ये देखिए आप, ये SMS कुर्ग में कल 50,000 रुपए विड्रॉ किए हैं पापा ने, और ये SMS भी 2 दिन पहले का ही है। अब आप बताइए मुझे, आप इस SMS पे ट्रस्ट करेंगे या हमारे नौकर मंदार पे? ट्रस्ट पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, डाउट पे होता है। हमें आपके पापा की बैंक डिटेल्स और इस SMS की डिटेल्स दोनों चाहिए।
सर कुर्ग ब्रांच से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है। उस दिन कैमरे की सर्विसिंग हो रही थी, लेकिन सर 50,000 का विड्रॉल हुआ है, वो भी सेल्फ चेक से। इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। कैप्टन कुर्ग में बैंक से पैसे भी विड्रॉ किए, फिर अब तक किसी से कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कुर्ग ऐसी जगह तो है नहीं जहां पे मोबाइल नेटवर्क ना हो, फिर उनका मोबाइल फोन अभी तक स्विच ऑफ क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कैप्टन खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो हम सबसे? सर बाप बेटे के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, हो सकता है कैप्टन साहब बेटे से नाराज हो इसलिए फोन नहीं कर रहे होंगे। तो नौकर मंदार और बहन से तो बात कर सकते हैं ना, गुस्सा बेटे पे, नौकर और बहन पे नहीं। रात को 3:30 बजे कैप्टन का घर से निकल जाना, वो भी बिना किसी को बताए। सलाम साहब। और तब से लेके अब तक उनका किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं करना, ये कोई सिंपल सा मिसिंग केस नहीं। उस रात कुछ तो जरूर गलत हुआ है। कैप्टन अपनी कार से कुर्ग तो नहीं गए होंगे, और अगर वो अपनी मर्जी से गए होंगे तो उन्होंने अपनी कार को कहीं ना कहीं पार्क तो जरूर किया होगा, और अगर उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है तो ले जाने वाले ने उनकी गाड़ी को इधर उधर छोड़ दिया होगा। अब इस कार का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे यार बहुत अंदर थक गए ना? थक गए। अब से इतना लंबा टूर नहीं करूँगा। नहीं। कार झाड़ियों में क्या कर रही है? हेलो। छोड़ना नहीं चाहिए। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर पिछली सीट पे खून के निशान मिले हैं। गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये केस मिसिंग का नहीं है, इसका मुझे पहले से अंदाजा था। गाड़ी में खून के निशान का मिलना मतलब साफ है, ये एक हत्या का मामला है। चलो कैप्टन के घर चलकर तलाशी लेते हैं। सर मैंने वॉश बेसिन का एरिया पूरा चेक किया और मुझे हैंड वॉश के नीचे से ब्लड स्टेन्स मिले हैं। सर मास्टर बेडरूम का टॉयलेट काम नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि उसके पाइप में जबरदस्ती कुछ फंसाया गया है। प्लम्बर को बुलाकर चेक करो। यस सर। सर इस गन पे भी ब्लड के निशान मिले। मुझे इन सबकी जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। गाड़ी में मिले खून के निशान और बंदूक में मिले खून के निशान, दोनों को मैच करिए। वो नौकर मंदार बाहर ही खड़ा है सर, उसको हिरासत में लो। उस रात कुछ ना कुछ तो घर में जरूर हुआ था, और वो एक अकेला ऐसा शख्स है जो उस वक्त घर में मौजूद था। ओके सर, चलो। साहब चलो। कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आईफोन क्या साहब? अरे मैं था उस दिन रात को घर में। हमारे सर बहुत खुश थे, उनका बेटा अपनी बीवी बच्चे को लेके आने वाला था घर पे, लेकिन 11 बज गए, फिर भी उनका बेटा नहीं आया। मंदार विस्की लेकर आओ। वो विस्की खत्म हो गया है सर। जब खत्म हो जाती विस्की तो लेकर आना चाहिए ना, इडियट। ये लो। जब मैं विस्की लेके घर पे आया तो 11:15 बज गए थे। मैंने बाहर से आवाज लगाई, सर 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 के कमरे से कोई आवाज नहीं आई, तो मेरे को लगा सर सो गए होंगे। अब मैं भी 2-4 पैग लगा के सो गया। चुप! कैप्टन साहब की गाड़ी और उनकी राइफल पे खून के निशान मिले हमें। खून? तूने बताया कि तूने कैप्टन साहब को आवाज लगाई। हाँ लगाई थी ना साहब। लेकिन अंदर जाकर नहीं देखा कि कैप्टन साहब अंदर हैं या नहीं है। एक बार हमारे साथ कमरे में गए ना, कि बाहर से ठकठकाने का ऑर्डर नहीं था ना। इसे लॉकअप में रखो। नहीं सर। तोड़ो और इसका ब्लड सैंपल भी लो। नहीं साहब, सच्ची में सुनो ना मेरी बात। सर कमोड की पाइप में कागज के टुकड़े फंसे हुए थे, इसलिए पाइप चोक हो गया था। लेकिन सर पेपर की क्वालिटी देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी लीगल पेपर्स के टुकड़े। उनको भी मैंने फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। कैप्टन उसके बेटे की कॉल रिकॉर्ड की फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर ये रही विशाल सिंह की कॉल डिटेल्स। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक
कैप्टन ने आखिरी कॉल अपने बेटे को किया था। जैसा कि मंदार ने बताया कि अब कैप्टन ने अपने बेटे से बात की, फिर वो अपने कमरे में चले गए। बेटा घर आने वाला था लेकिन आया नहीं। कैप्टन के बेटे विशाल सिंह के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक वो घर के आसपास ही था। अब सवाल ये उठता है कि वो इतना नजदीक होते हुए भी घर क्यों नहीं आया? सर इससे तो साफ जाहिर है कि विशाल सिंह हमसे झूठ बोल रहा है। कब से एक ही कहानी सुना रहा है कि बाप घूमने गया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें घुमा रहा है? अब तक आपको यह बात तो पता चल ही गई होगी कि ये केस एक मिसिंग का केस नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। आपके पापा के घर और गाड़ी दोनों जगह से हमें खून के निशान मिले। बहुत चिंता हो रही है मुझे मेरे पापा की। बहुत देर कर दी चिंता करने में। वैसे अब एक बात की और चिंता होगी आपको। 23 नवंबर की रात आप अपने पापा के घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। हाँ मैं पास में था। तो ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? ये बात मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी नहीं। 1 किलोमीटर की दूरी पर अपने पापा से मिलने नहीं जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आपके पापा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ की मेरे पापा से बिल्कुल बनती नहीं है। उनके डिसिप्लिन नेचर की वजह से ये वहां पर जाना पसंद ही नहीं करती है। जरा हमें भी तो बताइए कि आपकी वाइफ को आपके पापा से क्या प्रॉब्लम थी? सर पापा के साथ रहने का मतलब है कि आर्मी के रूल्स को फॉलो करना। 6 बजे उठ जाओ, रात को 9 बजे सो जाओ, सुबह जॉगिंग पे जाओ, रात को टाइम पर खाना खाओ। और ये सारे रूल्स पूरी फैमिली के लिए थे। इसलिए मेरी वाइफ वहां पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और उस रात तो हम सर वहां पर गए ही नहीं। हम लोग तो पास के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स चेक कर सकते हैं। कमाल की बात है, बिना पूछे ही आप हमें एविडेंस बता देते हैं, फिर चाहे वो SMS हो या क्रेडिट कार्ड के बिल। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पिता गायब हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो मेरे पापा हैं। मैं मानता हूं कि मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सर अगर आपका मुझ पे विश्वास नहीं है ना, आप ये देखिए, 2 दिन पहले 50,000 रुपए विड्रॉ और कल 75,000 रुपए विड्रॉ। अब ये सब देख के मैं क्या समझूं, आप ही बताइए मुझे। सर पिछले 12 दिनों में कैप्टन के अकाउंट से 1,75,000 रुपए निकाले गए, कभी कर्नाटक से कभी केरल से। सर ये बात नॉर्मल नहीं है। पिछली बार हमें CCTV फुटेज से कुछ नहीं मिला, इस बार दोनों जगह से मंगा। पता तो चले कैप्टन के अकाउंट से पैसे ड्रॉ कैप्टन ही कर रहा है या कोई और? सर राइफल पे कैप्टन के उंगलियों निशान मिले हैं, लेकिन जो ब्लड सैंपल्स हमें उनकी गाड़ी और उनके घर से मिले हैं उसका ब्लड ग्रुप ना तो कैप्टन से मैच करता है, ना ही उनके बेटे विशाल से, ना ही नौकर मंदार से। वो किसी और के हैं। तो ये तीसरा है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं उस रात कैप्टन ने कत्ल किया जिसे हम शिकार समझ रहे हैं, वो शिकारी हो? सर वॉचमैन के हिसाब से कैप्टन 3:30 बजे रात में गाड़ी में निकले। हो सकता है गाड़ी में लाश हो, उसी की जिसके ब्लड सैंपल्स हमें मिले हैं। सलाम साहब। हो सकता है कैप्टन लाश को ठिकाने लगाने के बाद भागते फिर रहे हो। सर मंदार रिमांड पे, उसका क्या करना है? वार्निंग देके छोड़ दो, उससे कहो मुंबई से बाहर ना जाए। ओके सर। बैंक से CCTV फुटेज आई है। सर विड्रॉल तो हुआ है लेकिन कैप्टन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं? मतलब? सर मतलब ये कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई और उनके अकाउंट से पैसे निकाल रहा हो। बड़ी सफाई से सिग्नेचर किया गया, पता नहीं चलता है नकली है। पर ध्यान से देखिए, 20,000 के ओरिजिनल साइन वाले चेक का S और 50,000 के डुप्लीकेट साइन वाले चेक का S मैच नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों सिग्नेचर कैप्टन सिंह के नहीं हो सकते हैं। Are you sure ये सिग्नेचर कैप्टन श्रीकांत सिंह के नहीं? या आई एम 100% श्योर। उस रात तो मैं गाड़ी के हॉर्न से जागा था, पर हाँ साहब गाड़ी कैप्टन साहब की थी। सलाम साहब। गाड़ी के अंदर कैप्टन साहब ही थे? पक्का नहीं बोल सकता साहब। मतलब साफ है, वॉचमैन ने कार देखी, कार में किसी को देखा, लेकिन कार के हेडलाइट्स चालू होने की वजह से वो पहचान नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात,
वॉचमैन उस वक्त नींद में था और अक्सर ऐसे समय में दिमाग खुद ब खुद कुछ तस्वीरें बना लेता है और हो सकता है इसी के चलते उसे ऐसा लगा हो कि उसने कैप्टन साहब को गाड़ी से बाहर जाते हुए देखा, या फिर कोई और गया जिसे ये पहचान नहीं पाया। हो सकता है सर। कैप्टन सिंह का लापता होना, उनके घर और गाड़ी से खून के निशान मिलना और उनकी गुमशुदगी के दौरान भी उनके अकाउंट से पैसों का विड्रॉ होना, एक तरफ ये सारी बातें इस पेचीदा केस की गुत्थी को उलझा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस केस के अनजान रास्तों पर चाहे हल्की सी सही थोड़ी रोशनी जरूर डाल रही थी। कार में बैठा शख्स कैप्टन था या कोई और? बैंक अकाउंट से पैसे कैप्टन ने निकाले थे या किसी और ने? खून के धब्बे कैप्टन, उसके बेटे, उसकी बहन या नौकर के नहीं थे तो फिर किसके थे? सर, जैसा कि मेरा अनुमान था, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि कमोड की पाइप से हमें जो टुकड़े मिले थे वो किसी लीगल पेपर्स के थे। सर, वो पेपर्स कैप्टन की वसीयत का ड्राफ्ट था, मगर रफ ड्राफ्ट, जो किसी वकील के बनवाने के पहले के होते हैं, जिसमें ना ही किसी नोटरी के सिग्नेचर होते हैं, ना ही स्टैम्प। लेकिन सर, इस वसीयत पे किन किन लोगों के नाम थे ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पेपर बुरी तरह से गल चुका था। कैप्टन की वसीयत के हकदार सिर्फ 2 शख्स हैं, एक उनका बेटा, दूसरे उनकी बहन। प्रॉपर्टी पे नजर उनके बेटे की है। कमोड के पाइप में मिले वसीयत के फटे हुए टुकड़े और घर से मिले खून के निशान इस बात का सबूत है कि उस रात घर में कोई ना कोई वारदात तो जरूर हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैप्टन साहब ने अपने बेटे को वसीयत से बेदखल कर दिया और गुस्से में आकर बेटे ने बाप को मरवा डाला और उसने किसी को इस काम पे लगा दिया हो कि रेगुलर इंटरवल पे बैंक से पैसे विड्रॉ करता रहे, ताकि किसी को कोई शक ना हो और सबको ये लगे कि कैप्टन साहब जिंदा है। हो सकता है सर। कैप्टन साहब का कोई ना कोई लीगल एडवाइजर तो जरूर होगा। पता लगा उनका लीगल एडवाइजर कौन है? मैं ना सिर्फ लीगल एडवाइजर हूँ बल्कि उनका दोस्त भी। कैप्टन साहब ने एक वसीयत बनवाई थी, शायद वो वसीयत आपने ही बनाई होगी। कैप्टन साहब वसीयत बनाने का इरादा रखते थे, इस बारे में मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट बना नहीं। आपकी जानकारी में कैप्टन साहब ने अपना फ्लैट और बाकी की जायदाद किसके नाम की? बेटे के नाम। एक ही बेटा है उनका, और किसके नाम करते हैं? क्यों? उनकी तो एक बहन भी हो सकता है कुछ हिस्सा बहन के नाम किया हो। हमने सुना है कि कैप्टन साहब और उनके बेटे के बीच संबंध कुछ कड़वे थे। कैप्टन साहब उससे नाराज रहा करते थे, लेकिन फिर भी जहां तक वसीयत का सवाल है वो अपने बेटे के नाम ही करना चाहते थे। रिश्तों से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है, लेकिन जब वही धन दौलत दाव पर लग जाए तब रिश्ते रेत पर फैली ओस की तरह गायब हो जाते हैं। क्या बेटा, क्या बाप। घर के कमोड में वसीयत के कागज के टुकड़े मिलते हैं, बेटा बाप की गुमशुदगी से बेफिक्र नजर आता है, तो ऐसे में पुलिस का शक कैप्टन के बेटे विशाल सिंह पर जाना गैर लाजमी तो नहीं? हो सकता है कि कैप्टन ने अपने लापरवाह बेटे को वसीयत से बेदखल कर दिया हो। ऐसे में कैप्टन की मौत से बेटे विशाल के लिए संपत्ति का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। खैर, पुलिस सिर्फ विशाल पर शक कर सकती थी, कानूनी कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनके पास विशाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। और तभी तफ्तीश का एक तार सबूत की शक्ल में सामने आया। हाँ बोले देश पांडे। सर, कार में मिला हुआ खून का सैंपल कैप्टन के घर में मिले हुए खून के सैंपल से बराबर मैच होता है, मगर एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है, और वो ये है कि इस आदमी का डीएनए एक और आदमी के डीएनए से मैच होता है, और वो कैप्टन के बहुत ही करीबी है। किसे? हेलो सिक्योरिटी, किसी को बाहर मत जाने दो। एक मिनट सर, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। अरे सर प्लीज सर, रुकिए सर। अरे बोला ना सर, सर अरे सर पकड़ो इसको। अरे ये चोर है। अबे छोटे चोर है, भाग रहा है, पकड़ो। अरे पकड़ो इसको। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए, ये चोर है, लेके जाओ साहब। जिंदगी का सफर रहस्यों से भरा है। यहाँ राह चलते कौन सामने आ जाए कहना मुश्किल है। बैंक के सीसीटीवी फुटेज में ये कौन शख्स था? अगर कैप्टन अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल रहे थे तो ये कौन उनके पैसों पर सेंध लगा रहा था? मुंबई पुलिस की गतिशीलता काम आ गई। घर और गाड़ी में मिले खून के धब्बों का डीएनए एक ही आदमी का निकला
और डीएनए भी उसका, जो अब तक बेकसूर बना सबको गुमराह कर रहा था। आओ साहब, मिलिंद मेरा चचेरा भाई है, पर हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। इस आदमी का डीएनए एक और आदमी के डीएनए से मैच होता है। किसे? वो कैप्टन के घर के नौकर मंदार से। अब तक हम ये सोच रहे थे कि कैप्टन का बेटा हमें घुमा रहा है, लेकिन घुमा तो तू हमें रहा था मंदार। तेरी कुंडली तो छप चुकी है, सारी कहानी हमारी समझ में आ चुकी है। अब सीधे सीधे सच बता। सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैंने कप्तान सर से कर्जा लिया था। पहले वो 50,000 लौटा जो मैंने तुझे दिए थे। दे दूंगा ना सर, वो भी दे दूंगा। हाँ, किधर भाग के जाऊंगा? 10 सालों से आपके इधर इस तो काम कर रहा ना मैं। हाँ, और मेरे को खाली 1 लाख रुपया होना। वैसे भी आपके पास क्या कमी है सर? कमी नहीं है क्या मतलब? लुटा दो तुझ पे। बेटा है मेरा, पोता है मेरा। वो आते क्या आपको देखने को कभी? आपका दवा पानी खाना पीना ख्याल रखना सबको मैच तो करता। पिछले 10 सालों से आपकी सेवा कर रहा मैं। आप मेरे को 1 लाख नहीं दे रहे हा? और ऐसी औलाद को दे रहे जो कभी थूकती भी नहीं आप पर। शट अप! मेरे को शट अप कर सकते हैं आप, नो करे ना मैं, मगर सर वो है क्या किसी काम का? हाँ, आप उनके लिए खाना बना के रखते हो, लेकिन मेरे को तो खाना पड़ता ना। वो बचा कुचा कुत्ते खाते। वो आपकी बहू नफरत करती है आपसे, नफरत। और ऐसे ही परिवार को सब कुछ लुटाना चाहते हो आप। आपका दूसरा कोई बेटा होता ना तो कम से कम 2-4 दिनों के लिए तो पोते को छोड़ के जाता आपके पास। पर विशाल भैया तो वो भी नहीं करते, और उसे कोई सब कुछ देने चले हो आप। वाह सर वाह। देख नालायक, अपनी वसीयत का एक हिस्सा मैंने तेरे नाम पर भी किया था, लेकिन आज मुझे तेरी नीयत में खोट नजर आ गई, इसलिए मैं इस वसीयत को फाड़ता हूं। नहीं सर, सॉरी सर, गलती हो गया सर। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी ना सर। सॉरी सर, माफ कर दो सर। सर माफ कर दो सर, हाथ जोड़ दो सर। सुन, मैंने तुझ पर भरोसा किया था जो आज टूट गया। अगर फौजी का भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा वो गलती नहीं करता। Once a traitor is always a traitor। अब पहले तू मुझे 50,000 रुपए लौटाएगा, उसके बाद अपना हिसाब कर और दूसरी नौकरी ढूंढ। मेरे को लगा कप्तान सर का गुस्सा 1-2 दिन में ठंडा हो जाएगा। हमेशा नहीं होता था, पर इस बार तो उन्होंने ठानी रखा था कि मेरे को काम पे से निकाल देंगे। इसके लिए मैंने अपने भाई मिलिंद को बुलाया। ये बग मिलिंद, अपने को ऐसा साइन मांगता एकदम बगुन के। अरे ये तो अपने बायात का के लिए। मिलिंद 40 साइन करने में मास्टर था, और उस रात को जब उनका बेटा घर नहीं आया तब कप्तान सर बहुत दुखी हो गए थे। इसके लिए मैंने मिलिंद को पहले से बुला के रखा था। मंदार जल्दी आओ। मंदार कहां से आया? बोलो नहीं तो गोली मार दूंगा। बोल कौन है तू? मंदार, मंदार।
कैप्टन साहब, सलाम साहब। अब ये बता, कैप्टन साहब की बॉडी कहाँ है? कहते हैं जहां सतर्कता घटी वहीं अपराध हुआ, लेकिन आज के इस केस में यह कहना ज्यादा सही होगा कि जहां संवेदना घटी रिश्ते बिखर गए। विशाल अगर अपने पिता के प्रति थोड़ा संवेदनशील, थोड़ा रिस्पॉन्सिव होता तो शायद मंदार जैसे लोगों की हिम्मत ही ना पड़ती। आज देश के महानगर बुजुर्गों के लिए असुरक्षित होते जा रहे हैं। आए दिन उनके साथ अपराध हो रहे हैं। ताउम्र हमारी सुरक्षा करने वाले आज बेहद असुरक्षित हैं। मंदार और उसके साथी मिलन पर आईपीसी की धारा 25, 27, 54 और 61 के तहत कड़ी कार्रवाई की गई। माँ बाप वो दौलत है जिसके बदले में जहां भी मिल जाए तो कम है, लेकिन शायद इस बात का इल्म हमें तब होता है जब वो हमारे बीच नहीं रहते। अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें, उन्हें भरपूर प्यार दें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।